हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9वां चैप्टर कंपनों का मापन का रिवीजन करेंगे। एक्चुअली कंपन जो होता है यह किसी वस्तु का विस्थापन, समय परिवर्तन सतत रूप से किसी विशेष प्रकृति का होता रहे तो यह घटना कंपन कहलाती है। यदि किसी वस्तु का विस्थापन, समय परिवर्तन सतत रूप से किसी विशेष प्रकृति का होता रहे तो यह घटना कंपन कहलाती है। कंपनों के कारण निर्माण में समस्याएं पैदा हो सकती हैं तथा दुर्घटना भी हो सकती है। सामान्यतया कंपनों का मापन ऐसी मशीनों पर किया जाता है जो घूर्णी व पश्चाग्र गतियों पर कार्य करती हैं। मशीनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक स्तर कंपनों के मापन द्वारा ही निश्चित किया जाता है। अब कंपनों के कारण क्या होते हैं? कंपन उत्पन्न होने के जो मुख्य कारण हैं उसमें आता है पहला असंतुलन, अनबैलेंस। यह कंपन का सबसे सामान्य कारण है। जब घूर्णन गति करते हुए किसी अवयव का गुरुत्व केंद्र घूर्णन अक्ष पर नहीं होता है तब यह स्थिति उत्पन्न होती है। इसका निराकरण संतुलन द्रव्यमान, बैलेंस वेट का प्रयोग करके किया जाता है। दूसरा इसका है कारण त्रुटिपूर्ण संरेखन, मिस अलाइनमेंट। मशीनी अवयवों की त्रुटिपूर्ण संरेखन भी कंपनों का मुख्य कारण है। इसका निदान करने के लिए पुनः मशीन का संरेखन किया जाता है। तीसरा कारण है घिसी बॉल बेयरिंग, वार्म बॉल बेयरिंग। घिसी बॉल बेयरिंग के प्रयोग से उच्च ताप पर कंपन उत्पन्न हो जाता है। अतः इसको एवॉइड करने के लिए या कंपन को रोकने के लिए घिसी हुई बॉल बेयरिंग को तुरंत बदल देना चाहिए। चौथा कारण है रेजोनेंस, अनुनाद। जब किसी मशीन के अवयव की चाल कंपन की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तब यह घटना अनुनाद कहलाती है। इस स्थिति में कंपन का आयाम अत्यधिक बढ़ जाता है तथा मशीन अवयव की यह चाल क्रांतिक चाल कहलाती है। स्प्रिंग नियतांक तथा सिस्मिक द्रव्यमान में संशोधन करके कंपन की आवृत्ति में परिवर्तन किया जा सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे मौलिक त्वरणमापी या एलिमेंट्री एक्सीलरोमीटर। किसी भी कंपन के त्वरण के मापन के लिए दो विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। पहला अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड, और दूसरा होता है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। जब किसी कंपन के विस्थापन या वेग को अवकलित करके कंपनों का त्वरण ज्ञात किया जाता है तब यह विधि अप्रत्यक्ष विधि कहलाती है। और वह युक्तियाँ जो कंपनों का मापन कर उसके संगत वोल्टेज उत्पन्न करती है त्वरणमापी कहलाती हैं तथा कंपनों के मापन की यह विधि प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। कंपन मापन करने के लिए हम दो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो साधारण रूप से यूज की जाती है। पहला होता है कंपन वेज या वाइब्रेटिंग वेज। वाइब्रेटिंग वेज जो होता है ये कागज़ का या अथवा बहुत पतले एवं हल्के पदार्थ का त्रिभुजाकार छोटा टुकड़ा होता है जिसका एक सिरा चौड़ा तथा दूसरा सिरा नुकीला होता है, जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाया जा रहा है। कंपन करते समय वेज की दृश्यता बनी रहे इसके लिए इसको काले रंग का रंग दिया जाता है और इसके चौड़े सिरे को कंपन करती हुई वस्तु के साथ इस प्रकार लगा दिया जाता है कि उसकी अक्ष वस्तु के सतह के लंबवत रहे, जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाया जा रहा है। वेज का शीर्ष कोण थीटा होता है तथा वेज की अक्ष सतह के तल के लंबवत होती है। जब सतह कंपन करने लगती है तब यह वेज इस तरह से इस फिगर की तरह दिखाई देने लगता है। निम्नतम तथा उच्चतम स्थितियों के मध्य कंपन करती हुई वेज के केंद्र पर दोहरा दृश्य हो जाने के कारण काला रंग स्पष्ट दिखाई देता है। वेज का अतिरिक्त शेष भाग गहरे व हल्के रंग का शेड लिए दिखाई देता है तथा दो गहरे रंग के प्रतिबिंब के शीर्ष बिंदु P को चिन्हित कर शीर्ष से P की दूरी A को माप लिया जाता है। A दूरी पर वेज की चौड़ाई कंपनों के आयाम की दोगुनी होती है। यदि वेज का शीर्ष कोण थीटा है तो अर्ध शीर्ष कोण θ/2 होगा और आयाम जो होता है वो होता है xm = A tan θ/2। परंतु इस विधि द्वारा कंपनों का आयाम तो ज्ञात हो जाता है लेकिन आवृत्ति नहीं ज्ञात होती। कंपनों की आवृत्ति ज्ञात करने के लिए कैंटिलीवर बीम का प्रयोग किया जाता है जो कि आप इस फिगर में यहाँ पर देख रहे हैं।
इस विधि में कंपन करती हुई सतह के साथ एक छोटी कैंटिलीवर बीम दृढ़तापूर्वक लगा दी जाती है। कैंटिलीवर बीम की आवृत्ति उसकी लंबाई पर निर्भर करती है, इसलिए बीम की लंबाई परिवर्तित करने की व्यवस्था उचित युक्ति द्वारा कर ली जाती है। जब कंपन करती हुई कैंटिलीवर बीम अनुनाद की स्थिति में आ जाती है, अर्थात कंपनों का आयाम अधिकतम हो जाता है, तब इस स्थिति में कैंटिलीवर की स्वाभाविक आवृत्ति कंपन की आवृत्ति के बराबर हो जाती है। अतः कैंटिलीवर बीम की स्वाभाविक आवृत्ति Fn = 0.55 √EI / μL⁴ हर्ट्ज हो जाती है। यहाँ Fn स्वाभाविक आवृत्ति है, E कैंटिलीवर बीम का प्रत्यास्था गुणांक है, I विक्षेप की दिशा में बीम का जड़त्व आघूर्ण है, म्यू बीम की एकांक लंबाई का द्रव्यमान है और L बीम की लंबाई है। अब हम डिस्कस करेंगे भूकंपी त्वरणमापी सिस्मिक एक्सेलेरोमीटर के बारे में। कंपन मापन यंत्रों को मशीनों या उनके अवयवों की गति करने के प्रकार के आधार पर दो समूहों में बांटा जाता है। पहला भूमि के सापेक्ष विस्थापन, दूसरा दो बिंदुओं का एक दूसरे के सापेक्ष विस्थापन। अतः कंपन मापन में सापेक्ष विस्थापन या संदर्भ बिंदु का होना आवश्यक है, परंतु किसी संदर्भ की अनुपस्थिति में सापेक्ष विस्थापन का मापन करना अत्यंत कठिन होता है। ऐसी कठिनाइयाँ पुल की संरचना, हवाई जहाज के पंख के कंपन मापन में सामने आती हैं। इस स्थिति में भूकंप त्वरणमापी का प्रयोग कर कंपन मापन किया जाता है। आपको फिगर में भूकंपी त्वरणमापी का एक फिगर दिखाया जा रहा है। इनको भूकंपी ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। इसमें एक संघति को दो स्प्रिंग तथा डैम्पर व्यवस्था के माध्यम से हाउसिंग फ्रेम पर लगाया जाता है। एक रिकॉर्डिंग पेन, जहाँ पे यह दिखाया गया है, एक रिकॉर्डिंग पेन संघत से जुड़ा रहता है जो कंपनों का अभिलेखन रिकॉर्डिंग ड्रम पर करता रहता है। संघत को एक ट्रांसड्यूसर से भी जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर ट्रांसड्यूसर दिखाया गया आपको, जो कंपनों को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। हाउसिंग को कंपन करते हुए वस्तु पर लगा देने पर हाउसिंग भी कंपन करने लगती है तथा संघत जड़त्व के कारण स्थिर रहती है। इस स्थिति में हाउसिंग संगत के सापेक्ष गति करने लगती है। लेकिन ध्यान रखिए, देने की बात है कि ये एक आदर्श स्थिति होती है जो प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है। प्रायोगिक रूप से होता ये है कि हाउसिंग के कंपन करने पर संगत भी डैम्पर तथा स्प्रिंग के प्रभाव में कंपन करने लगती है। और भूकंपी त्वरणमापी अथवा भूकंपी ट्रांसड्यूसर दो प्रकार की विधा पर कार्य करते हैं। पहला विस्थापन विधा डिस्प्लेसमेंट मोड, दूसरा त्वरण विधा एक्सीलरेशन मोड। किसी विधा का चयन संघति, स्प्रिंग तथा डैम्पर के संयोजन पर होता है। सामान्यतः विस्थापन विधा में बड़ी संघत एवं नरम स्प्रिंग के संयोजन का चयन किया जाता है, जबकि त्वरण विधा में छोटी संघत तथा सख्त स्प्रिंग के संयोजन का चयन किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम देखेंगे कि त्वरणमापी कितने तरह के होते हैं और वो किस तरह काम करते हैं। थैंक यू।